नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वेस्ट कामेंग जिले के नाफरा में एडीसी कार्यालय, खजालांग लघु जल विद्युत केंद्र और राजकीय महाविद्यालय बोमडीला के नए परिसर का किया उद्घाटन। स्टेट हॉर्टिकल्चर फार्म शेरगांव में प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए संसदीय समितियों को प्रभावी बनाने पर दिया जोर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY 1, PMGSY 2 और वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के लिए सड़क संपर्क परियोजना को जारी रखने की दी मंजूरी। शेष कार्यों को पूरा करने में पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों की मदद के लिए सितंबर 2022 तक मिलेगी विशेष वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वेस्ट कामेंग जिले के दौरे के तहत मंगलवार को नाफरा में एडीसी कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रशासनिक सुविधाओं का विस्तार कर रही है। श्री खांडू ने खजालांग में लघु जल विद्युत केंद्र राज्य को समर्पित किया। इस उपकेंद्र की क्षमता 1500 किलोवाट है। उन्होंने कहा है कि इससे स्थानीय लोगों को बिजली उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर के साथ राजकीय महाविद्यालय बोमडीला के नए परिसर का उद्घाटन किया और छात्रों को संबोधित किया। श्री खांडू ने स्टेट हॉर्टिकल्चर फार्म शेरगांव में प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी की आधारशिला रखते हुए कहा है कि इसकी स्थापना से किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध होंगी और खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने स्टेट हॉर्टिकल्चर फार्म से सेब की करीब 50 किस्मों, अन्य फसलों, अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा देने की पहल और बागवानी संग्रहालय का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रवृत्ति में है और जीवन का हिस्सा है। शिमला में आयोजित 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें देश के कई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहिए तथा आने वाले वर्षों में असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। श्री मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र में भारत की संघीय व्यवस्था में जब हम सबका प्रयास की बात करते हैं तो उसमें सभी राज्यों की भूमिका का बड़ा आधार होता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चाहे पूर्वोत्तर की दशक पुरानी समस्याओं का समाधान निकालना हो या दशकों से अटकी हुई विकास की सभी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करना हो, ऐसे कोई काम पिछले वर्षों में पूरे हुए हैं और ये सबसे प्रयास में संभव हुआ है। श्री मोदी ने समाज के लिए कुछ विशेष कर रहे जनप्रतिनिधियों के लिए सदन में एक वर्ष में 3 से 4 दिन आरक्षित करने का प्रस्ताव भी किया ताकि वे देश को अपने सामाजिक जीवन के इस पहलू के बारे में बता सके। उन्होंने कहा है कि अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ समाज के अन्य लोगों को भी इससे सीख मिलेगी। प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र एक लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म का विचार रखा। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संसदीय समितियों को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। के समस्त ज्वलंत विषयों पर चर्चा और संवाद के माध्यम से देश के सामने सर्वमान्य समाधान प्रस्तुत करने का एक प्रमुख दायित्व है, जिससे लोकतांत्रिक परंपराएं और समृद्ध हो और विकसित हो। इस सम्मेलन में निरंतर चर्चा होती रही कि भारत के तीनों अंगों में किस प्रकार हम अपनी अपनी भूमिका में आदर्श संतुलन बनाए रखें और किस प्रकार विधायी निकायों को अधिक समर्थ और अधिक सक्षम बनाया जाए। हमारा ध्यान इस बात पर भी है कि विधानमंडलों में होने वाली चर्चा अधिक अनुशासित हो, सारगर्भित हो, गरिमा में हो और संसदीय विशेषाधिकारों में स्पष्टता लाए। बदलते परिप्रेक्ष्य में संसदीय समिति के कार्यक्रम को भी अधिक प्रभावी बनाया जाना और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग हो ताकि जनप्रतिनिधि
अपने संसदीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन कर सके। अगले 25 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 25 साल के बाद हम आजादी के 100 साल मनाने वाले हैं। क्या इसमें हम एक मंत्र पूरी मजबूती के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक मंत्र को चरितार्थ कर सकते हैं क्या? मेरी दृष्टि से वो मंत्र है कर्तव्य, 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 कर्तव्य ही कर्तव्य। सदन में भी कर्तव्य की बात, सदन से संदेश भी कर्तव्य का ही हो, सदस्यों की वाणी में भी कर्तव्य की महक हो, उनके वर्तन में भी कर्तव्य की परिपाटी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY1, PMGSY2 और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। PMGSY की सभी मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य के हिस्से सहित वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक कुल 1,12,419 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। शेष कार्यों को पूरा करने में पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों की मदद के लिए सितंबर 2022 तक केंद्र सरकार विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार ने इन जगहों को टेलीकॉम सुविधाओं से जोड़ने का फैसला किया है जहां मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। को जब माइनस करेंगे तो बाकी राज्यों को देना है। और ये ठीक, थैंक यू सर। Any other questions? The cabinet today decided for the construction of Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. The roads under the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana phase 1 and 2, road connectivity also for the left wing extremist area. This will help to construct the roads in the far-flung rural areas and the tribal areas. And the total road length will be 32,152 kilometers, and the long span bridge will be 2,648. The total cost of these projects will be 33,822 crore rupees, out of which the central government share is 22,978 crore rupees. Apart than that, if you look at the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana phase 3, a total amount of 1,12,419 crore rupees will be spent, out of which 78,597 crore rupees will be spent by the Government of India. It will enable us to construct 1,40,041 kilometers of roads and 2,626 bridges. It includes the remaining work of PMGSY phase 1, 2 and the 3, and it is going to help to build the roads in the tribal areas, bring them connectivity, connect them with the rest of the country. Apart than this, we have also taken a decision to utilize the Universal Services Obligation Fund to erect telecom towers in the tribal areas.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्वोत्तर के सभी उग्रवाद गुटों से हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। श्री शर्मा ने आज बक्सा जिले के संवाददाताओं से बातचीत में कहा है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा है कि कई गुट शांति प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि पूर्वोत्तर के अन्य गुट भी इस राह पर चलेंगे। मुख्यमंत्री ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट उल्फा आई के प्रमुख प्रवेश बरुआ द्वारा संघर्ष विराम बढ़ाने की घोषणा का स्वागत किया। श्री शर्मा ने कहा है कि असम में आधिकारिक उग्रवाद गुट मुख्यधारा में लौट चुके हैं तथा परेश बोरुआ के साथ बातचीत के प्रयास जारी है। इधर कल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा के साथ दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए असम मेघालय सीमा पर स्थित एक गांव लंगपी का संयुक्त निरीक्षण किया। गुवाहाटी में मीडिया के साथ बातचीत में श्री शर्मा ने कहा है कि दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद के समाधान के लिए यथास्थिति के आगे बढ़ने पर सहमत हो गए हैं। इस अवसर पर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा ने लंगपी के दौरे के ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि पहली बार दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक साथ दौरा किया और लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि इससे मैत्री और सद्भाव का संदेश जाएगा। श्री सांगमा ने कहा है कि दोनों राज्य सरकार विवादों के समाधान के लिए गंभीर है और शांतिपूर्ण समाधान चाहती है। तिरप जिले के खोंसा में तैनात असम राइफल्स के ब्रिगेडियर विजय चाहर ने कहा है कि राज्य पुलिस के साथ मिलकर जिले में उग्रवाद समूहों द्वारा जबरन धन वसूली सहित अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से निपटने के लिए सेना सख्त कदम उठा रही है। भारत म्यांमार बॉर्डर पर 15 नवंबर की सुबह NSCN के कार्रवाई करते हुए असम राइफल्स के जवानों ने 3 उग्रवादियों को मार गिराया और उनके चंगुल से जिले के लाहो के विलेज चीफ रनवांग लोवांग और पूर्व पंचायत सदस्य सुनवांग हाकुन को सुरक्षित बचा लिया। मौके से कई हथियार बरामद किए गए। NSCN KYA cadres had infiltrated from Myanmar and they abducted Sri Rawang Lawang, who is chief of Lahu village from Tirap district, along with another villager named Sri Sunwang Hakun. He is an ex-ASM on night of 14th of November. It was appreciated that these cadres will attempt to take both the villages across the Indo-Myanmar border. Based on the available information and appreciation, Assam Rifles and Arunachal Pradesh Police launched a joint operation to intercept these insurgents and to rescue the civilians. In the early morning hours of 15th November at about 8:15 a.m., one of the columns observed movement of 5 insurgents along with these 2 civilians moving towards Kogla village on Kogla Kaimai track. On being challenged, the insurgents opened fire on the column, resulting in injury to one of the soldiers in his hand. The Assam Rifle columns retaliated, and in the ensuing firefight, 3 hardcore cadres of NSCN KYA were neutralized. The injured soldier was evacuated and is recovering well. Own troops took extreme care and exercised restraint while engaging the insurgents in order to ensure that abducted civilians are not injured. I am happy to inform you all that both the abducted civilians were rescued and are safe. आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में गत 14 अक्टूबर से शुरू इंडिया एट 75 BRO एक्सपेडिशन का ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में स्वागत किया गया। BRO के सभी रैंक के 75 राइडर्स ने पासीघाट स्थित कॉलेजों और विद्यालयों में युवाओं को रोड सेफ्टी, आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्वच्छ और स्वस्थ भारत सहित राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम की भावना को मजबूत करने के संदेश का प्रचार किया। जितना भी फासला जिंदगी मिल ही जाना है, ख्वाबों से आगे जाना है, हमी से तो उम्मीदें।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली में पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई पुरस्कार प्रदान किया। खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रशिक्षकों और एथलीटों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक भी मौजूद थे। अपने संबोधन में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में बेहतर प्रदर्शन रहा है और इसमें साई के प्रशिक्षकों का योगदान उल्लेखनीय है। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए सिगिंग वेटरन फुटबॉल कप के फाइनल मुकाबले में हुलिगन्स फुटबॉल क्लब ने बाखा फुटबॉल क्लब को पेनल्टी शूट में 4-2 से पराजित कर दिया। इस अवसर पर विधायक तानिया सोकी ने कहा है कि समाज में सकारात्मक बदलाव और प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ियों की पहचान के लिए प्रतिवर्ष ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। उन्होंने युवाओं से खेल क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे रोजगार के अवसर का लाभ उठाने और खेलों के विकास में सक्रिय योगदान की अपील की। इन्हीं सबको भी एक संदेश देने के लिए ये जो वेटरन टीम्स ने ये फुटबॉल टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया है। वेटरन्स लोग सिर्फ खेल का नहीं है, अनुशासन और खेल का प्रति में क्या है वो सबको दिखा रहा है और बहुत अच्छा है। सरकार जो है अभी हमारा स्टेट में 10% ऑफ द जॉब रिजर्वेशन खेल के लिए है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।